नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। हम उसके आंकड़ों पर आज आपसे बात करने वाले हैं कि जो वोटिंग हुई है, कितने प्रतिशत मतदान हुए और यह मतदान का आंकड़ा कहता क्या है, रुझान किस तरफ जाएंगे, किस दल का पलड़ा भारी होगा। हम उन तमाम चीज़ों पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाए। तो हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले कि वर्तमान स्वरूप क्या है और जो वोटिंग हुआ है उसके अनुसार कितने आंकड़े बदल गए हैं। जो हम आज की बात कर लेते हैं 2020 में, आज यानी 28 अक्टूबर को जो पहले चरण के मतदान हुए हैं उसमें कुल वोटिंग प्रतिशत महिलाओं और पुरुष का मिला दें तो 1,91,00,000 टोटल वोटर थे। करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने वोट करने की बात आई थी सामने कि 1 करोड़ लोग वोट देंगे। तो वोट का प्रतिशत क्या रहा है, सब मिलाकर हम देखें तो 53.94% बताया जा रहा है कि आज वोट किया गया। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास थे उसके मुताबिक 51.91%। आपको बता दें कि 16 जिले के 71 सीटों पर आज मतदान किया गया था। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार मतदान प्रतिशत पहले चरण में कम हो गया है। 2015 में जो मतदान का प्रतिशत था वो 57% के आसपास था, लेकिन इस बार वह घट करके 53 के आसपास रह गया है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, कारण फैक्टर कई थे। इस बार महामारी के बीच यह चुनाव हुआ है तो ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है और जिस हिसाब से व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई उसके बावजूद भी वोटर्स कम आए वोट करने के लिए। तो 2015 के मुकाबले तो थोड़ा कम ही रह गया, लेकिन 2015 में प्रथम चरण में 10 सीटों पर ही मतदान, माफ कीजिएगा, 10 जिलों में ही मतदान किए गए थे, लेकिन इस बार 16 जिले थे, सीटें 71 थी। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आपको सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं कि सीटें कौन कौन सी थी। इसमें अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, इन सब के भी वोटिंग प्रतिशत शाम 5 बजे तक के हमारे पास हैं, जिसमें अरवल 53.85% है, जहानाबाद 50.99% है, औरंगाबाद 49.90% है, गया 54.7, नवादा 52.3, जमुई 57.4, भागलपुर 52.1, बांका 53.04, मुंगेर 43.64, लखीसराय 55.44, शेखपुरा 52.01, पटना 51.02, भोजपुर में 47.77, बक्सर 53.84, कैमूर 55.95%, रोहतास में 49.53% वोटिंग हुए हैं। लेकिन अब जो हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान स्वरूप क्या है, सबसे बड़ी बात आपको यह जानने के लिए है, दिलचस्प रहा है यहाँ पे मुकाबला। इस बार 8 नीतीश सरकार के मंत्रियों का भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गया है कि ये सारे मंत्री जो बड़े नाम हैं इनके बारे में भी आप जान लीजिए। पहले जहानाबाद में कृष्णनंदन वर्मा है, दिनारा से जय कुमार सिंह हैं, चैनपुर से ब्रजकिशोर बिंद हैं, बांका से रामनारायण मंडल हैं, जमालपुर से जो हैं शैलेश कुमार, गया से प्रेम कुमार राजपुर से संतोष निराला और लखीसराय से विजय सिन्हा। ये सारे ऐसे नाम हैं जिसमें विजय सिन्हा का विरोध देखा गया, संतोष निराला का विरोध देखा गया, ब्रजकिशोर बिंद का भी विरोध हुआ, जय कुमार सिंह को भी सामना करना पड़ा विरोध का। चुनाव प्रचार के दौरान शैलेश कुमार को तो लौटना पड़ा और काफी बेइज्जती की बात कही जाती है कि उनके साथ गांव वालों ने की, कृष्णनंदन वर्मा को गाड़ी से नहीं उतरने दिया। तो ऐसे जो बड़े चेहरे जिन पे उम्मीदें नीतीश कुमार या भाजपा लगा रखे होंगे कि ये लोग अगर रहेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है, तो इस बार ये लोग भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। जनता का आक्रोश वहां पे देखा गया था और वोटिंग प्रतिशत जो हुए हैं हर जिले के वोटिंग को देखें तो उससे भी कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिहार में हमेशा जाति समीकरण बहुत ही प्रमुख फैक्टर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियर कहा जाता है। उन्होंने जातियों में से जातियां निकालनी जिसे वे अपने पक्ष में करने में सफल रहे। ओबीसी से उन्होंने ईबीसी निकाल लिया था, जिसके बाद दलित में से उन्होंने महादलित निकाल लिया, ब्राह्मण में भी उन्होंने कुछ समुदाय को ईबीसी में, माफ कीजिएगा, ओबीसी में डाल दिया। इसके अलावा मुसलमानों में भी कुल्हैया जो होते हैं तो समुदाय उन्हें
उन्हें भी जो दलित में डाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ऐसे समीकरण हैं जो नीतीश कुमार के फैक्टर को बताते हैं कि वो जातीय समीकरण यानी सोशल इंजीनियर कहे जाते हैं। जातियों के मामले में उनसे बड़ा वर्चस्व कोई नहीं रखता है। लेकिन MY समीकरण, लालू यादव की पार्टी के समीकरण को भी कहा जाता है। तेजस्वी यादव इस बार इन्होंने अपने समीकरण में थोड़ा बदलाव किया, सवर्णों की भूमिका इन्होंने बढ़ाई और इस बार उन्हें अलग अंजाम देखने की उम्मीद है। जिस हिसाब से वो धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, वो रैलियां भी बताती हैं कि भीड़ जो उनके साथ आ रहे हैं वो इस बार नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि माले हो चाहे तेजस्वी यादव की पार्टियां राजद की बात कर लें, ये सब भीड़ जुटाने में सफल तो रहते हैं, लेकिन जब नतीजों में तब्दील करने की बात आती है यानी वोट देने की बात आती है तो जनता का जो विवेक है वो अलग तरीके से काम करता है। रैलियों में शामिल होना, उनके लिए तालियां बजाना ये अलग मकसद हो जाता है, लेकिन समीकरण तो थोड़ा बदल जाता है। वोट देने वक्त चीजें बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन इस बार उम्मीद थोड़ा सा अलग है। और अगर उम्मीद की हम बात कर लेते हैं तो तेजस्वी यादव जिस तरह से रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं और जिस हिसाब से उन्हें जन समर्थन जो सुनाई पड़ता है वो कह रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है। अब कुल मिलाकर के 16 जिलों पे 71 सीटों की हम बात करेंगे। अगर विश्लेषण करने बैठ जाए तो काफ़ी भीतर तक बातें हैं, काफ़ी लंबी खींच जाएंगी। तो हम सीधे सीधे समीकरण करते हैं, समझाते हैं आपको कि क्या मामला है। हमने जो हिसाब किताब इस बार किया है उसके अनुसार 71 में से 40 सीटें महागठबंधन को जा रही हैं और 31 सीटें इस बार एनडीए के पक्ष में। चूंकि एनडीए में समस्या यह हो गई कि लोजपा उनके साथ नहीं है और रालोसपा भी हट चुकी है। लोजपा ने हटते ही भले ही भाजपा के साथ देने की बात उन्होंने कही चिराग पासवान ने, लेकिन नीतीश कुमार के लिए राहें उन्होंने मुश्किल कर दी। कई दफे वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और आज भी वो हमला करते आ रहे हैं। अगर बिहार में इस बार पहले चरण के चुनाव की भी हम बात कर लें तो कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर विवाद हुआ, झड़प की खबर भी आई है। अगर हम बात कर लें तो बड़हरा में झड़प हुई, राजद विधायक जो अभी हैं निवर्तमान विधायक उनके साथ भी झड़प की घटना सामने आई है। इसके अलावा भी मुंगेर में दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर बड़ी झड़प हो गई, जिसके बाद आज एक जनरल डायर का वाकया सामने आ गया। मुंगेर एसपी लिपि सिंह पर हमला किया गया और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया कि आप गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे वाद विवाद तो चलते रहेंगे, लेकिन हमने जो एक आंकड़ा बताया है जरा ध्यान रखिएगा, 40 सीटें महागठबंधन में और 31 सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। वर्तमान में जो स्वरूप है वो भी बताते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि 71 सीटों पर किस दल से कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। आरजेडी में 42 सीटें जो इस बार आरजेडी चुनाव लड़ रही है पहले चरण में, जेडीयू के 35, भाजपा के 29, कांग्रेस के 21, माले से 8, हम से 6, वीआईपी से 1, आरएलएसपी 43, लोजपा 42, जिसमें से 35 वो जदयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं। इसके अलावा बीएसपी की बात कर लें तो 27। तो ये तो जो आपने हमने अब ये आंकड़ा बताया आपको, आपके लिए जानकारी में दे रहा हूं कि ये सारे ऐसे ऐसे दल हैं जिन्होंने 71 में से इतने सीटों पर अपने दल से उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं वर्तमान स्वरूप यानी 2015 का एक गणित उठा के देख लें तो इन 71 में से आरजेडी 25 सीटों पर काबिज है, जेडीयू जो है 23, बीजेपी 13, कांग्रेस 8, हम 1, माले 1। और ये पूरा हिसाब किताब है। कहा जाता है कि इन सब में से थोड़ा थोड़ा समीकरण बाद में बदलता रहा, तो आरजेडी के पास फिर वो 27 है, जदयू के पास 18 है, भाजपा के पास 13 का 13 है, कांग्रेस के पास 9 है और रालोसपा हम की बात कर लें तो इनमें जो छिटपुट पार्टियां हैं उनके पास कुछ सीटें रही हैं और लोजपा के पास यहाँ पे कुछ नहीं रहा। यानी पहले चरण में लोजपा जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसमें से एक भी सीट पर 2015 में न कैंडिडेट उसके थे न वो जीत पाए थे। अगर कैंडिडेट होंगे भी तो वो जीते नहीं थे, नील बटा सन्नाटा की स्थिति थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान जिस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, रणनीति दिखा रहे हैं और चुनाव मैदान में गए हैं, उससे उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कुछ सीटें उनके हिस्से आ सकती हैं। लेकिन अब ये एनडीए के पक्ष में जो 31 सीटें गई हैं इसमें से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बीजेपी और जदयू को ही चले जाएंगे, इसमें से अन्य दल के भी आंकड़े बदल सकते हैं। यह एक अभी जो वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब का मैं आंकड़ा समझा रहा हूं कि 40 सीटें करीब करीब महागठबंधन को, 31 इधर जा रहा है, लेकिन लोजपा के हिस्से भी सीटें आ सकती हैं। 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। सबसे बड़ी बात आप यह समझ लीजिए कि एक जो सर्वे आया, सर्वे के मुताबिक
फिर से कहा गया कि एनडीए सरकार बन रही है, ये परसेप्शन बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है, लेकिन जो पहला वोटिंग पैटर्न है वह तो कुछ अलग ही बयान कर रहा है। तो पहले चरण में हमने जो आपको जानकारी दी है कि कितने उम्मीदवार हैं, किस पार्टी के खड़े हैं, तो उसमें से जो जदयू के 35 जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बताया जा रहा है कि इसमें से मात्र 17-18 को दावा है कि जदयू उसमें से निकाल लाएगी। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है वह कह रहा है कि करीब करीब मुश्किल से 8 से 9 सीटें जीतने में जदयू यहाँ पर सफल हो पाएगा और बाकी जो है नहीं हो पाएगा, यानी मुश्किल की घड़ी है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय समीकरण की बात हम लगातार करते रहे हैं, तो यहाँ पर कुर्मी, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान, ये सभी लोग जो हैं एक अच्छे सियासी समीकरण को तैयार कर देते हैं, वोटिंग पैटर्न को सेट करते हैं, ये सभी का वर्चस्व दिखता है। हर एक सीटों पर इन लोगों का दबदबा रहता है अलग अलग तरीके से, कहीं पे दलित का कब्जा है तो कहीं सवर्णों का कब्जा होता है। तो ये पूरा सियासी समीकरण जो एनालिसिस किया गया उसके बाद का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और हम कुछ अलग अलग सीटों की भी अगर बात कर लें, जैसे मुंगेर में तारापुर, जमालपुर, ये सब सीटें हैं। तारापुर में जदयू की मुश्किलें वहां बढ़ती दिखाई पड़ती हैं। लखीसराय सूर्यग्रह कभी जदयू का गढ़ रहा नहीं और भाजपा के लिए भी यहां पे मुश्किलें हैं। विजय सिन्हा परेशान हो सकते हैं क्योंकि इन्हें लगातार विरोध का भी सामना करना पड़ा है। भागलपुर में कहलगांव और सुल्तानगंज की अगर बात कर लें तो सुल्तानगंज में भी जदयू के लिए मुश्किलें हो सकती हैं और कहलगांव बहुत मजबूत गढ़ है कांग्रेस का, तो यहाँ पर जीत कांग्रेस की ही संभव दिखाई पड़ रही है। बांका में से 5 सीट में से 3 सीट जो है अमरपुर, गोरैया और बेलहर, ये सीटें जदयू के कब्जे में जा सकती हैं, लेकिन मुश्किलें हैं उनके लिए यहाँ भी, क्योंकि परिस्थितियां 2015 के मुकाबले बदल चुकी है। अब वो महागठबंधन नहीं है और एनडीए के भी प्रारूप में काफ़ी बदलाव आप लोग लगातार देख पा रहे हैं। और बांका और कटरिया बीजेपी आरजेडी के लिए, कटरिया आरजेडी बताया जाता है कि कटरिया आरजेडी जीत जाती है और बांका बीजेपी के हिस्से में आ सकता है। इस बार भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अलग अलग नाम के, जीतन राम मांझी जैसे उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है जीतन राम मांझी अपनी सीट बचाने में सफल रह सकते हैं, लेकिन कई जगह पे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और जीतन राम मांझी का टक्कर इमामगंज में उदय नारायण चौधरी से हो रहा है, जो हाल में राजद में शामिल हो चुके हैं और राजद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिनारा में राजेंद्र सिंह जो बागी हो गए भाजपा से और संघ के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, इस बार वो लोजपा से मैदान में खड़े हो गए हैं। सासाराम से रामेश्वर चौरसिया जो कि पहले भाजपा में थे, बागी होकर के लोजपा में चले गए। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा हैं। तो ये सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जहां पे ये सब बागी होकर के भाजपा के उम्मीदवार लोजपा के टिकट पर जदयू के खिलाफ, यानी जदयू के मुश्किलें बढ़ाने के लिए लोजपा भी पूरी तरह से तैयार है। ये सारे सीट समीकरण हम आपको लगातार जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो से आप जरा समझिएगा कि हर तरफ अलग अलग मामला है। मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व है, पहले निर्दलीय होते थे, नीतीश कुमार का साथ देते थे, बाद में बागी हो गए, अब इस बार वह राजद के साथ चले गए हैं, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह कभी तेजस्वी यादव के लिए बैड एलिमेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनका जो है पूरा सब कुछ साफ सुथरा हो गया है और वो चुनाव में खड़े हो गए हैं। इसे राजद ने बिना किसी दिक्कत, बिना किसी बैड एलिमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें टिकट दिया है। मोकामा के बाद बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम, ये सभी सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प दिखाई पड़ता है। और वहीं अगर बात कर लें हम पूरे अलग अलग सीटों की, तो बांका की हमने कर ही ली है, भागलपुर की हमने आपको बता दिया, मुंगेर के बता दिया। नवादा में से 6 में से 4 सीटें कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन के पास जा रहा है। गया में जो 10 सीटें हैं उसमें मांझी अपनी सीटें बचाने में सफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता भी हैं और उन्हें थोड़ा समर्थन मिल भी रहा होगा इस बार नीतीश कुमार का और वहीं भाजपा का भी, तो इससे उनके लिए थोड़ी बैटिंग करनी आसान हो गई है इस बार, तो वो निश्चिंत तो होंगे। लेकिन जो बात कर लें कि भोजपुर में राजपूत, यादव, ब्राह्मण का पकड़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी समझती है कि हम यहाँ पे कब्जा पा सकते हैं सीटों पे। बक्सर ब्राह्मण बहुल है, बक्सर में भी कई ऐसे चेहरे जो नामी हैं, तदन पहलवान जैसे लोग होते हैं यहाँ पे, मुन्ना तिवारी, उप संजय तिवारी, ये सारे ऐसे लोग चर्चित चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो निर्दलीय भी अगर मैदान में आए तो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी बातें हो रही हैं। बक्सर में चुनाव लड़ने की जो बात आती है, ये काफ़ी चर्चे की सीट रही, क्योंकि यहाँ पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की बात काफ़ी तेज थी, लेकिन अंतिम समय उन्हें टिकट नहीं मिलता है। और एक जो कभी भूत में सिपाही रहे थे परशुराम चतुर्वेदी, उन्हें टिकट दिया गया भाजपा से।
और वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, विवादों में भी रहा था कि कैसे परशुराम चतुर्वेदी को टिकट मिलता है और डीजीपी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो चुनाव में गए हैं, चुनाव लड़ना चाहते थे, नौकरी उन्होंने वीआरएस ले लिया, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिलता है। वो उन्होंने सफाई भी दी थी कि नीतीश कुमार मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। खैर वो तो डिटेलिंग का मामला है, जितना डिटेलिंग करेंगे वो कई सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो हम आपको बता रहे थे, जमुई में श्रेयसी सिंह के सामने विजय प्रकाश राजद से होंगे, वहाँ भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि श्रेयसी सिंह की माँ जो है पुतुल देवी, उनकी चर्चा थी कि वह राजद में जा सकती हैं, लेकिन इन मौके पे वो भाजपा में ही फिर से चली जाती हैं। उनकी बेटी श्रेयसी सिंह टिकट लेकर चुनाव भी लड़ रही हैं और लोजपा ने यहाँ पे कहा था कि श्रेयसी सिंह की मदद की जाए, क्योंकि जमुई सांसद है चिराग पासवान, ऐसे में उनके कार्यकर्ता अगर वहाँ सपोर्ट करते हैं तो श्रेयसी सिंह के लिए राहें आसान होंगी और आरजेडी की राहें वहाँ पे मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन जिन हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं उनके लिए टेंशन है। जहानाबाद में यह चर्चा काफी तेज है कि कृष्णनंदन वर्मा इस बार चुनाव हार सकते हैं। वहीं बाकी जगह पे भी विरोध वाले नेता हैं जिनका जनता विरोध कर रही है। दिनारा, चैनपुर, बांका, जमालपुर और गया की बात कर लें, राजपुर की बात कर लें, लखीसराय की बात कर लें, यहाँ सारे ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी रूप में जनता के बीच में गए थे अपनी बात रखने, लेकिन उन्हें वहाँ विरोध का सामना करना पड़ा। तो मोटा मोटी अगर आप आंकड़ों में समझना चाहें तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, लेकिन आप जो सुनना चाहते हैं उसके मुताबिक 16 जिले, 71 सीट, जिसमें से 40 महागठबंधन में जाता दिखाई पड़ रहा है और 31 की सीटें जो हैं एनडीए या अन्य दलों के बीच में जा सकती है। भाजपा जदयू जो 35 और 29 सीटों पर इस बार वहां पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें 35 में से 17 सीटें अभी जदयू के कब्जे में बताए जाते हैं कि माफ कीजिएगा, बताया जाता है कि जदयू 17 सीटें 35 में से इस बार जीत लाएंगी, तो वहां पे मुश्किल है, 8 से 9 सीटें उन्हें आ सकती हैं और भाजपा के लिए भी राहें उतनी आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 30-31 सीटों पे समेटा जा सकता है एनडीए को और 40 सीटें महागठबंधन के पास आ सकती है। हालांकि अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, तो 2 चरण में भी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि रैलियां भी हो रही हैं और लगातार चुनाव भी चल रहा है। तो चुनाव के मतदान के दिन भी रैलियां, ये अपने आप में आश्चर्य है। उस वक्त भी लोगों के माइंडसेट को बदलने की कोशिश की जाती है। चाहे तेजस्वी यादव भी महागठबंधन में की पीसी करके यह कह दें कि जनरल डायर मुंगेर में आ गया है, इन पर कार्रवाई करें, नीतीश सरकार को बर्खास्त कर दें, या फिर तेजस्वी यादव को जंगल राज के युवराज से संबोधित करने वाले पीएम मोदी हों, तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग मुश्किलें तो खड़ी करते ही हैं। जनता के बीच में उनके माइंडसेट को, उनके परसेप्शन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है उन्हें कैसे वोट करना है, क्या करना है। तो फिलहाल मेरी तरफ से जो मैं जानकारी दे रहा हूं, जो हमने एनालिसिस की है, उसके मुताबिक महागठबंधन का पलड़ा यहाँ पे थोड़ा सा भारी दिखता है। हार जीत के मुख्य आंकड़े जो भी हैं, जो सटीक आंकड़े होंगे वो तो चुनाव आयोग ही बताएगा जब 10 तारीख को गिनती होगी, क्योंकि अभी 3 और 7 नवंबर के मतदान की प्रक्रिया अभी बाकी है। मतदान के बाद सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कुल वोटिंग प्रतिशत क्या रहा। तो फिलहाल अभी जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ उसके मुताबिक महागठबंधन का दबदबा दिख रहा है और एनडीए थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी है, यानी लोगों के बीच में अब ये माइंडसेट है कि चेहरा बदल जाना चाहिए। 15 साल बहुत होते हैं, अगर एनडीए भी आए तो चेहरा कोई दूसरा आए, लेकिन भाजपा कहती है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लोजपा लगातार नीतीश कुमार पर ही प्रहार कर रही है, उन्हें जेल भेजने तक की भी बात कह रही है। चिराग पासवान खुलकर ऐसी प्रतिक्रिया अब देते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसे बयानबाजियां चलती हैं, बाद में रिश्ते मधुर भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प है, कोरोना काल में हुआ है। तो कुल मिलाकर यही समझिए कि 16 जिले, 71 सीट, 40 महागठबंधन, 31 एनडीए एवं अन्य दलों के बीच। अन्य चरण के भी जो भी आंकड़े आएंगे, जब मतदान हो जाएंगे, उसकी भी जानकारी, उनका भी एनालिसिस हम लगातार आपके सामने करते रहेंगे और चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स आपके सामने देंगे। बिफोरप्रिंट.in में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।